नमस्कार प्यारे बच्चों। आज का हमारा अध्यापन बिंदु है रीतिकाल की रीति सिद्ध काव्य धारा के प्रतिनिधि और महत्वपूर्ण कवि बिहारी की काव्य की विशेषताएं। आपके कैसे भी प्रश्न आ सकता है, बिहारी के काव्य की विशेषताएं बताइए, बिहारी के काव्य की प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए, बिहारी के काव्य सौंदर्य पर प्रकाश डालिए, या बिहारी की काव्य रचनाओं के भाव पक्ष और कला पक्ष को स्पष्ट कीजिए। कैसे भी प्रश्न आएगा, उत्तर आपका यही रहेगा, बिहारी के काव्य की विशेषताएं। बिहारी, जैसा कि आपको पहले की वीडियो में और कक्षा में बताया कि बिहारी रीतिकाल की रीति सिद्ध काव्य धारा के प्रमुख कवि थे। रीति सिद्ध काव्य धारा कौन सी होती है? रीति सिद्ध काव्य धारा वह काव्य धारा है जिस काव्य धारा के कवियों ने रीति की जानकारी का उपयोग अपनी काव्य रचनाओं में किया। अर्थात इन्होंने कोई स्वतंत्र लक्षण ग्रंथ नहीं लिखे, लेकिन इनको रीति की पूरी जानकारी थी। रीति अर्थात काव्य के लक्षण, काव्य के हेतु, काव्य प्रयोजन, काव्य के विभिन्न अंग, अलंकार, रस इत्यादि, इन सभी का वर्णन करके जो ग्रंथ लिखे जाते थे उनको लक्षण ग्रंथ कहते थे। तो इनको इन सब की पूरी जानकारी थी। काव्य के अंगों के बारे में, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन, काव्य रचना करने का उद्देश्य क्या है, काव्य के अंदर किन किन कलागत विशेषताओं का समावेश होना चाहिए, इनको सब पता था। लेकिन इन्होंने इन सब को लेकर कोई लक्षण ग्रंथ ना लिखकर काव्य रचना लिखी और उस काव्य रचना में इन्होंने उस रीति की जानकारी का पूरा प्रयोग किया। वो रीति सिद्ध कवि थे और वो है काव्य धारा रीति काव्य, रीति सिद्ध काव्य धारा कहलाती थी। बिहारी रीति सिद्ध काव्य धारा के प्रमुख रीति सिद्ध कवि हैं। अब हम पढ़ते हैं इनकी काव्यगत विशेषताओं के बारे में। सबसे पहले वर्ण्य विषय। वर्ण्य विषय अर्थात इन्होंने किन किन विषयों का वर्णन अपनी काव्य रचनाओं में किया। बिहारी की कविता का मुख्य विषय श्रृंगार है। इन्होंने श्रृंगार के संयोग और वियोग दोनों ही पक्षों का वर्णन किया है। संयोग पक्ष में बिहारी ने हाव भाव और अनुभवों का बड़ा ही सूक्ष्म चित्रण किया है। उसमें मार्मिकता देखने को मिलती है। मार्मिकता अर्थात हमारे मर्म को छूने की क्षमता उनकी काव्य रचनाओं के अंदर है। बिहारी का वियोग वर्णन बड़ा अतिशयोक्तिपूर्ण है। यही कारण है कि उसमें स्वाभाविकता नहीं है। विरह में व्याकुल नायिका की दुर्बलता का चित्रण करते हुए उसे घड़ों के पेंडुलम जैसा बना दिया गया है। अर्थात कवि ने जो संयोग पक्ष किया है वह स्वाभाविक है, उसमें मार्मिकता भी है। संयोग पक्ष के अंदर जो अनुभव होते हैं, हाव भाव होते हैं, उनका भी सूक्ष्म से सूक्ष्म चित्रण इन्होंने किया है। लेकिन इन्होंने जो वियोग पक्ष का चित्रण किया है, श्रृंगार के वियोग पक्ष का चित्रण किया, वो इन्होंने अतिशयोक्तिपूर्ण दर्शा दिया है। अर्थात वैसा सामान्य जीवन में संभव नहीं होता है, वैसा इन्होंने अपनी कल्पना शक्ति की समाहार शक्ति के बल पर इन्होंने अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन कर दिया है। और उसके अंदर स्वाभाविकता नहीं रह पाती, यानी प्राकृतिक चीज़ें उसके अंदर दिखाई नहीं देती है, कृत्रिमता उसके अंदर आ गई है। जैसे एक उदाहरण है, इति आवत चली जात उत, चली छसातक हाथ, चली हिंडोरे सी रहे लगी उसासनु साथ। अर्थात जो विरह में पड़ी हुई नायिका है वह एक हाथ आगे आती है, एक हाथ पीछे जाती है, यानी वह हिंडोले की तरह झूल रही है। उसका शरीर है वह इस प्रकार का हो गया है कि वह चलते हुए ऐसे लगती है जैसे कोई हिंडोला झूला खा रहा हो। सूफी कवियों की ऊहात्मक पद्धति का भी बिहारी पर पर्याप्त प्रभाव पड़ा है। वियोग की आग से नायिका का शरीर इतना गर्म है कि उस पर डाला गया गुलाब जल बीच में ही सूख जाता है। औंधाई सीसी सू लखी, बिरह विथा विलगात, बीच ही सूखी गुलाब को छींटो छुयो न गात। अर्थात कवि कहता है कि जो नायिका है वो विरह में इतनी दग्ध है, इतनी तप रही है कि उसके ऊपर जब गुलाब जल की शीशी है वो डाली जाती है तो उसकी विरह की व्यथा है, विरह की तपिश है, वो इतनी अधिक है कि जो गुलाब जल है वो उसकी तपिश से, उसकी गर्मी से बीच में ही सूख जाता है और उसका एक भी छींटा है वो उसके शरीर को छू नहीं पाता है। गुलाब जल का
एक भी छींटा नायिका के शरीर तक नहीं पहुंच पाता, क्योंकि उसके शरीर की उष्णता, उसके शरीर की विरह के कारण तपिश इतनी बढ़ गई है कि वह तपन, वह गर्मी उस गुलाब जल को बीच में ही सुखा देती है, जो कि स्वाभाविक नहीं जान पड़ता है। ऐसा वास्तव में होता नहीं है, यानी बिहारी का जो वियोग वर्णन है वह अतिशयोक्तिपूर्ण है। उसके बाद भक्ति भावना, बिहारी के काव्य की अगली विशेषता है भक्ति भावना। बिहारी मूलतः श्रृंगारी कवि थे, यानी इनकी जो काव्य रचना है बिहारी सतसई, वह श्रृंगार वर्णन के लिए अधिक प्रसिद्ध है। उनकी भक्ति भावना राधा और कृष्ण के प्रति है, और जहाँ तहाँ इनकी काव्य रचना बिहारी सतसई में वह प्रकट हुई है। सतसई के आरंभ में मंगलाचरण का दोहा राधा के प्रति उनके भक्ति भाव का ही परिचायक है। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जा तन की झाई परे श्याम हरित दूती होई। यानी यह इनका राधा के प्रति भक्ति भाव है, वह दर्शाता है यह दोहा। बिहारी ने नीति और ज्ञान के भी दोहे लिखे हैं, किंतु उनकी संख्या बहुत कम है। धन संग्रह अर्थात संपत्ति संग्रह के संबंध में एक दोहा देखिए। मति न नीति गलित यह, जो धन धरिए जोर, खाए खर्चे जो बचे तो जोरिए करोड़। कवि कहता है कि अगर हम बिना खाए बिना खर्चा किए अगर पैसा और धन जोड़ते हैं तो यह गलत नीति है। हमारे खाने और खर्चे करने के बाद जो धन बचता है तो फिर भले ही चाहे करोड़ पैसे उससे जोड़ लो। यानी कवि ने नीति और ज्ञान के भी दोहे लिखे हैं। उनके काव्य की अगली विशेषता है प्रकृति चित्रण। प्रकृति चित्रण हमेशा से ही कवियों का एक प्रमुख विषय रहा है। संस्कृत साहित्य से लेकर ही सभी कवियों ने प्रकृति के ऊपर बहुत कुछ लिखा है, यानी प्रकृति हमेशा से कवियों को प्रेरणा देती रही है, कवियों की प्रेरणा का स्रोत रही है। बिहारी ने भी प्रकृति चित्रण में अत्यंत सुंदर अपनी कल्पनाओं का प्रयोग किया है। वो प्रकृति चित्रण में किसी से पीछे नहीं रहे हैं। 6 ऋतुओं का उन्होंने बड़ा ही सुंदर वर्णन प्रस्तुत किया है। उसके बाद है बहुज्ञता। बहुज्ञता का अर्थ होता है अनेक प्रकार का सभी विषयों का ज्ञान होना। बिहारी को ज्योतिष, वैद्य, गणित, विज्ञान इत्यादि सभी प्रकार के विषयों का बड़ा ज्ञान था, इसलिए उन्होंने अपने दोहों में उसका खूब उपयोग किया है। बिहारी के आगे ये थी बिहारी की भावगत विशेषताएं। अब आगे हम पढ़ते हैं कलागत विशेषताएं। कलागत विशेषताओं में पहला भाग होता है भाषा। बिहारी की भाषा साहित्यिक ब्रज भाषा है। इसमें सूर की चलती ब्रज भाषा का विकसित रूप मिलता है। पूर्वी हिंदी, बुंदेलखंडी, उर्दू, फारसी इत्यादि के शब्द भी उसमें आए हैं, किंतु वे लटकते प्रतीत नहीं होते हैं। अर्थात हमें ऐसा नहीं लगता बिहारी की रचनाओं को पढ़कर कि उसमें उन शब्दों को जबरदस्ती थोप दिया गया है, ऐसा हमें नहीं लगता है। वो अनायास स्वाभाविक रूप से प्रयुक्त हुए हैं। बिहारी का शब्द चयन बड़ा सुंदर और सार्थक है। शब्दों का प्रयोग भावों के अनुकूल हुआ है और उनमें एक भी शब्द भारती का प्रतीत नहीं होता है। बिहारी ने अपनी भाषा में कहीं कहीं मुहावरों का भी सुंदर प्रयोग किया है। उसके बाद इनके काव्य की अगली विशेषता है शैली। बिहारी ने विषय के अनुरूप शैलियों का प्रयोग किया है, अर्थात जैसा विषय होता है उसी विषय के अनुसार कवि शैली को भी परिवर्तित कर देते हैं। शैली के अंदर पहला आएगा माधुर्यपूर्ण व्यंजना प्रधान शैली। जो श्रृंगार के इनके दोहे हैं उसके अंदर इन्होंने व्यंजना शब्द शक्ति से प्रभावित शैली का प्रयोग किया है। प्रसाद गुण से युक्त सरस शैली, इस प्रकार की शैली का प्रयोग कवि बिहारी ने इनके भक्ति और नीति संबंधी दोहों में किया है। चमत्कार पूर्ण शैली,
चमत्कार पूर्ण शैली का प्रयोग इन्होंने दर्शन, ज्योतिष, गणित, भूगोल इत्यादि विषयों में किया है। अर्थात बिहारी ने 3 प्रकार की शैलियों का प्रयोग किया है। पहली शैली है माधुर्यपूर्ण व्यंजना प्रधान शैली, जो कि इनके श्रृंगार के दोहों में देखने को मिलती है। प्रसाद गुण से युक्त सरस शैली, जो इनकी भक्ति और नीति के दोहों में देखने को मिलती है। चमत्कार पूर्ण शैली, जो इनके दर्शन, ज्योतिष, भूगोल, गणित इत्यादि विषयों में देखने को मिलती है। इनके काव्य की अगली विशेषता है रस। बिहारी के काव्य में शांत, हास्य, करुण, रौद्र, वीर रस इत्यादि के उदाहरण मिलते हैं, लेकिन मुख्य रूप से इनके काव्य का जो रस है वह श्रृंगार रस है। श्रृंगार रस के दोनों भेद, संयोग पक्ष और वियोग पक्ष, दोनों एक समान रूप से इनकी काव्य के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। अर्थात इनके काव्य में सर्वाधिक प्रयोग जो है वो श्रृंगार रस का हुआ है। श्रृंगार रस के पश्चात इनका जो भक्ति संबंधी रचनाएं हैं उसमें भक्ति रस, शांत रस, हास्य रस, करुण रस इत्यादि रस भी देखने को मिलते हैं। इनके काव्य में अगली विशेषता आती है छंद। बिहारी ने केवल 2 ही छंदों का प्रयोग किया है। जैसा कि पहले बताया, इनकी बिहारी सतसई दोहा छंद में लिखी हुई रचना है। दोहे हैं, 713 दोहे हैं। 2 छंद अपनाए हैं, दोहा और सोरठा। दोहा छंद की प्रधानता है, अर्थात अधिकतर इन्होंने दोहा छंद का प्रयोग किया है। बिहारी के दोहे समास शैली के उत्कृष्ट नमूने हैं। समास शैली का अर्थ होता है कि दोहे जैसे छोटे छंद में कई प्रकार की भावनाएं और भाव भर देना। समास एक होती है व्यास शैली। व्यास शैली के अंदर क्या होता है, किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर ज़्यादा शब्दों में लिखा जाता है। और समास शैली क्या होती है, बहुत सारे शब्दों को, भावनाओं को, विचारों को उठाकर छोटे से छोटे, कम से कम शब्दों में अपनी बात कह देना। यह विशेषता बिहारी में देखने को मिलती है। दोहे जैसे छोटे छंद में कई कई भाव भर देना बिहारी जैसे कवि का ही काम था। इनकी काव्य की अगली विशेषता है अलंकार। अलंकारों की कारीगरी दिखाने में बिहारी बड़े पटु है, प्रबंधक है। जैसे कि पहले ही बताया, ये रीति सिद्ध कवि थे। रीति सिद्ध कवि थे तो इनको अलंकार, छंद, रस, ध्वनियाँ, शब्द शक्ति सभी का बहुत गहरा ज्ञान था और उस ज्ञान का प्रयोग इन्होंने अपनी काव्य रचना में किया था। इसीलिए इनके काव्य में अलंकारों की कारीगरी देखने को मिलती है। उनके प्रत्येक दोहे में कोई न कोई अलंकार अवश्य आएगा। किसी किसी दोहे में तो एक साथ कई कई अलंकारों को स्थान मिल गया है। अतिशयोक्ति, अन्योक्ति, सांग रूपक बिहारी के विशेष प्रिय अलंकार रहे हैं। अन्योक्ति अलंकार इनका सबसे प्रिय अलंकार रहा है। जो इन्होंने राजा जय सिंह को दोहा लिखकर भेजा था, वह दोहा भी इनका अन्योक्ति अलंकार में लिखा हुआ था। अब हम बात करते हैं बिहारी के साहित्य में स्थान की। हिंदी साहित्य में बिहारी का क्या स्थान है उसकी। किसी कवि का यश उसके द्वारा रचित ग्रंथों के परिमाण पर नहीं, परिमाण अर्थात मात्रा कि किसी कवि ने कितने ग्रंथों की रचना की, बल्कि गुण पर निर्भर होता है। अर्थात किसी भी कवि की प्रसिद्धि, कीर्ति, यश है वो उसके द्वारा लिखे हुए ग्रंथों की संख्या के ऊपर निर्भर नहीं करती है, बल्कि उसके द्वारा लिखे हुए ग्रंथों के गुणों पर निर्भर करती है। भले ही एक ग्रंथ लिखो लेकिन उसमें गुण इतने होने चाहिए कि वह हिंदी साहित्य में या किसी भी भाषा के साहित्य में अमर हो जाए। बिहारी के साथ यही बात है। अकेले बिहारी सतसई ग्रंथ ने उन्हें हिंदी साहित्य में अमर कर दिया। श्रृंगार रस के ग्रंथों में बिहारी सतसई के समान ख्याति और प्रसिद्धि किसी अन्य ग्रंथ को नहीं मिली। इस ग्रंथ की 50 से अधिक टीकाएं लिखी जा चुकी है और अनेक कवियों ने इसके दोहों को आधार बनाकर कवित्व, छप्य, सवैया आदि छंदों की रचना की। बिहारी सतसई आज भी रसिक जनों का काव्यहार बनी हुई है। कल्पना की समाहार शक्ति और भाषा की समास शक्ति के कारण सतसई के दोहे गागर में सागर भरे जाने की उक्ति चरितार्थ करते हैं। उनके विषय में बिल्कुल ठीक कहा गया है, सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर।
अपने काव्य गुणों के कारण बिहारी महाकाव्य की रचना न करने पर भी महाकवियों की श्रेणी में गिने जाते हैं। उनके संबंध में स्वर्गीय राधा कृष्ण दास जी ने कहा है, यदि सूर सूर है, तुलसी शशि और उडुगन केशवदास है, तो बिहारी उस पीयूष वर्षी मेघ के समान है, जिसके उदय होते ही सबका प्रकाश आच्छन्न हो जाता है। अर्थात यदि सूरदास हैं, वह सूर्य के समान है, यानी साहित्य रूपी आकाश के अंदर अगर सूरदास का स्थान सूर्य के समान है, तुलसीदास का स्थान चंद्रमा के समान है, केशवदास का स्थान तारे के समान है, तो बिहारी उस पीयूष यानी अमृत रूपी वर्षा करने वाले बादल के समान है कि उसके उदय होते ही सूर्य, चंद्रमा और तारे सभी का प्रकाश है वो आच्छन्न हो जाता है। यह पंक्तियां इनके बारे में राधा कृष्ण दास जी ने कही है। धन्यवाद।